जिला संभल में बुलडोजर बाकायदा तैयार था एक्शन लेने के लिए। एक मैरिज हॉल पर कार्रवाई की गई थी और एक मस्जिद को लेकर यहां पर मामला था, जिसमें खुद ही तोड़ते हुए मस्जिद के लोग नजर आए थे। और अब हाईकोर्ट जब ये मामला पहुंचा है तो कोर्ट इस मामले को यहां पर अब सुनेगा। संभल के गांव राया बुजुर्ग में ये मस्जिद बनी है, जिसको लेकर ये विवाद है कि ये अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद है। जमीन को लेकर यहाँ पर मसला है कि तालाब पहले यहाँ पर था और इसी को लेकर अब हाईकोर्ट ये मामला चला गया, जहाँ पर अब इसकी सुनवाई होनी है। संभल में दशहरे के दिन बुलडोजर पहुंचा था इस अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने के लिए, और उसमें बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई थी। और तब ये बात सामने आई कि जो मैरिज हॉल है उस पर तो बुलडोजर चला, लेकिन मस्जिद में लोगों का ये कहना था, जो कमेटी थी, कि हम खुद ही इसको तोड़ेंगे, इसका हिस्सा जो हटाएंगे। और तस्वीर आप देख रहे हैं जब एक दीवार मस्जिद की तोड़ते हुए लोग यहाँ पर नजर आए और अब हाईकोर्ट ये पूरा विवाद पहुंच गया है। तो संभल से ये खबर है, जहां आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जो याचिका है वो डाली गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और मस्जिद कमेटी की तरफ से ये याचिका डाली गई है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रणवीर, मस्जिद को तोड़ने को लेकर सहमति बनी थी, खुद ही उसको तोड़ते हुए लोग नजर आए थे, अब हाईकोर्ट पहुंचा है, क्या यहां पर कहा गया है हाईकोर्ट में इस पिटीशन में, और कब तक सुनवाई हो सकती है? देखिए, 1 महीना पहले ये नोटिस जारी हुई थी। कहा गया था कि ये जो मस्जिद है ये तालाब की जमीन पर बनी हुई है, और मस्जिद ही नहीं बल्कि 1 एकड़ जमीन में मैरिज हाउस और कुछ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी। इसको लेके नोटिस जारी हुआ था। जो गांव वाले थे उन्होंने पहले इस नोटिस को नहीं माना, लेकिन जब पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को वो खुद गिराना चाहते हैं। प्रशासन भी इसके लिए राजी हुआ, और जब थोड़ा सा हिस्सा मस्जिद का गाँव वालों ने गिराया भी, लेकिन इस बीच में कल ये हाईकोर्ट पहुंचे मस्जिद कमेटी, और उन्होंने दावा किया है कि ये जो प्रशासन की कार्रवाई है ये सही नहीं है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अर्जेंट बेसिस पर इस मामले की सुनवाई करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल छुट्टी के बावजूद अर्जेंट पिटीशन मानते हुए इसमें सुनवाई की। तत्काल कोई राहत नहीं दिया, लेकिन थोड़ी सुनवाई के बाद उन्होंने आज का दिन दिया है। आज फिर इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद तय करेगा कि मस्जिद कमेटी को राहत देना है या फिर प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो आज ये सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो पूरा संभल का ये मस्जिद का मामला था। अब देखिए कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। आगे बढ़े और एक और दिल्ली से अपडेट चंदन यहाँ पर देते हैं। दिल्ली के अश्लील बाबा पर एक बड़ा अपडेट आया है। दूतावास की 9 फेक नंबर प्लेट बरामद किए पुलिस ने, और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए कार पर यूएन नंबर इस बाबा ने रखे थे, जिसको लेकर अब यह खुलासा हुआ है कि 9 इस तरह की फेक नंबर प्लेट इसके पास थी। दिल्ली पुलिस को 9 फेक नंबर प्लेट मिली है। चेतनानंद से लगातार पूछताछ की जा रही है। कल जब पुलिस कस्टडी खत्म हुई तो उसके बाद अब उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और इन सब के बीच दूतावास की 9 फेक नंबर प्लेट भी बरामद जब की गई है। तो पुलिस चेकिंग से दरअसल बचने के लिए चेतनानंद ने कार पर यूएन नंबर जो है वो लगा रखा था। और अब आपको चेतनानंद के खिलाफ एक साथ 3 बड़े गवाहों के बयान सुनवाते हैं कि आखिर कैसे वो चेतनानंद के इस पूरे काले साम्राज्य का खुलासा कर रहे हैं। जिस भी लड़की को प्रेफरेंस देते थे उनके लिए एक सेपरेट रूम होता था, उसके साथ अटैच वॉशरूम होता था, एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। रही बात पर्सनल फोन की, पर्सनल फोन जानबूझ के लिए जाते तो उसका रीजन ये था कि वो अपने जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली को हर एक चीज बताती थी। उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी, तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है। मतलब बाबा ना आपके दिमाग में पहले से चीज डाल देते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं ही आपको परेशान करूंगा तो आप एक्शन लोगे, तो पुलिस आपको परेशान करेगी। हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, और इस मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, और खांसी की सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो एनडीटीवी ने इस मामले को आपको दिखाया था, उसके बाद अब एक्शन इस पर तेज हुआ है। कायसन फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई है। 19 दवाओं के वितरण पर अगले आदेश तक रोक है, और कई अन्य कंपनियों की दवाओं के वितरण पर भी
रोक लगाई गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन युक्त दवाओं पर ये रोक लगी है। ड्रग्स कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच के लिए विशेषज्ञ समिति भी गठित यहां पर की जाएगी। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, अब एक्शन खड़ा हो रहा है, एनडीटीवी की खबर का असर ग्राउंड पर दिख रहा है, जरा बताइए कहां तक ये मामला पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर 3 जो बच्चों की मौत का जो मामला है वो सामने आया है इन सिरप के यूज करने से। लेकिन एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने जो ड्रग कंट्रोलर है राजाराम शर्मा उनको जो है सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो कंपनी है काइसन कंपनी, उसको लेकर जो है यहाँ पर उसकी जो दवाइयां हैं लगभग 19 के करीब जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी और उन्हें नए सिरे से जो तय मानक है क्या उन मानकों के अनुरूप ये दवाइयां दी जा रही है या नहीं, इसको लेकर भी जो है जांच की जाएगी और 3 सदस्य जो ये कमेटी है ये पूरी जांच करेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने जनता की आवाज बनकर इस पूरी खबर को दिखाया था उसके अंदर साफ तौर पे देखा गया था कि कल किस तरीके से जो है भरतपुर के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा जब परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है इस सिरप को लेकर तो वो डॉक्टर स्वयं जो है एनडीटीवी के कैमरे पे जो है यहाँ पर दवाई पीता है और उसके बाद उसका जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है और डॉक्टर है वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो है लगातार जो है चिकित्सा विभाग दावा कर रहा है कि ये दवाई है जो डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी गई। आखिर सवाल ये है कि जो दवाइयां सरकारी जो दवा केंद्र पर मिलती है वो क्या लोकल मार्केट के अंदर उपलब्ध है? अगर लोकल मार्केट पे उपलब्ध है तो वो किनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? ऐसे कई सवाल है वो एनडीटीवी जनता की आवाज बनकर जो है पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी सवालों को जो है दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो है काइसन कंपनी की जो तमाम जो सैंपल लिए गए थे जिन जिन इलाकों के अंदर इस दवा के साइड इफेक्ट देखे गए थे, जिन इलाकों के अंदर कथित तौर पर बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट है वो सामने आई है। उस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर देखा गया है कि यहाँ पर रिपोर्ट है वो ओके बताई गई है ड्रग कंट्रोलर के द्वारा। और सबसे अहम बात यह है कि जब लगातार अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एनडीटीवी की टीम ने राजस्थान में कफ सिरप से जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिवार से भी बात की है। आप भी जरा सुनिए परिवार वालों का यहाँ पर क्या कहना और क्या आरोप है। भरतपुर जिले के गांव मलाई में मौजूद हूं और 2 वर्षीय सम्राट की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों का दावा है कि खांसी की सिरप पिलाई गई थी, उसके बाद सम्राट की मौत हुई है। अगर सीसी से नहीं होती तो ये तीनों बच्चों को क्यों होते एक साथ? और भी साथ में है जो और लेके आए उनके साथ क्यों हुई ये सब? कि कौन था वहाँ, किसने दवाई दी थी? ये वैशाली थी एक यही आपके जो हाथ में यही सिरप थी? हाँ यही सिरप थी। ये 3 सिरप दी थी मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने याद दी थी बच्चे को? हाँ घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गाँव के। अच्छा, आपके साथ और कौन गया था? ये गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। आप इनके साथ गई? हाँ जी गई थी। क्या दिखाने गए थे आप बच्चे को? हम खांसी जुकाम दिखाने गए थे तो 3 सिरप दी थी, 6 गोली दी थी। तो ये सिरप पिवा दी तो बच्चा 2.5 ml पिवाई थी इसमें से तीनों बच्चा को। तो बच्चा सोते की सोते धरे रह गए, 2 ने तो उल्टी कर दी और एक धरे की धरा रह गया हमारा बच्चा। जैसा कि कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा ये सिरप नहीं दी गई हाँ, है। यही सिरप है और मैं भी सिरप लेने भी गई जी, मगर अपने बच्चा को नहीं दी थी मैंने। जिन दिन को बच्चा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो इन्हें मेरे को फोन करके बताया कि चाची बिन दवाई को मत देना, मेरे बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई इसी से। तो वे दवाई मैंने फेंक चुकी हूँ। अच्छा, आपके पास में कोई अस्पताल से भी लोग आए थे कोई साइन वाइन कराने के लिए? हाँ जी आई थी, आंगनबाड़ी आई थी। क्या कह रहे थे वो? मैं कह रहा कोरे कागज पे साइन कर दो और मैंने फोन करा था अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो वहाँ पे भर्ती किया था बच्चा, और नहीं है तो एक कागज पे साइन करके दे दो सब। मतलब सादा कागज जिस पर कुछ लिखा नहीं हो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो, कोरा कागज पे उस पे साइन करके दे दो सब लोग। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य अधिकारी परिवार वालों के आरोप से इनकार कर रहे हैं। सुनिए राजस्थान के ड्रग्स कंट्रोलर का बयान क्या है। हमारे अधिकारी के द्वारा औषधि का नमूना लिया गया है, उसका बैच नंबर
250 है, जबकि जो पेशेंट के परिजन हैं वो अलग बैच बता रहे हैं, 148 बैच नंबर बता रहे हैं, जो कि वहाँ पर कभी सप्लाई ही नहीं हुआ है। तो ये एक क्वेश्चनेबिलिटी है कि उसने वो दवाई कहाँ से ली, वो सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं कि ये दवाई जिस चीज़ से उनके कैजुअलिटी कॉज हुई है वो कहाँ से प्रोक्योर की उन्होंने। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जिन परिवारों ने दवाई ली है वो सरकारी अस्पतालों से नहीं दी गई। दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसकी।